Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our class of C++. लास्ट टाइम हमने जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसका तारुफ पढ़ा और हमारी जो बात है वो वेरिएबल तक पहुंची थी। आज हम इसकी वेरिएबल की डेफिनेशन और इसकी डिटेल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आप डियर स्टूडेंट्स जानते हैं, आपने प्रीवियस नॉलेज में को अगर आप रिकॉल करें तो आपको पता है ऐसी मिकदार जिसकी कीमत बदलती रहे या उसकी कीमत बदली जा सके उसको वेरिएबल कहा जाता है। ये आपने प्रीवियसली पढ़ रखा है। और वेरिएबल एक ऐसी मिकदार है जिसकी कीमत को आप बदल सकते हैं और ये इसकी दो टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। लेकिन क्योंकि बात C++ की हो रही है, इस हवाले से हम जो हमारा आम जिंदगी का वेरिएबल है इसको जब हम C++ में रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो फिर वेरिएबल दरअसल हमारे प्राइमरी मेमोरी में किसी भी मेमोरी लोकेशन को अगर हम कोई नाम दे दें तो वो वेरिएबल कहलाता है। दूसरे लफ्जों में हमारी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी या वर्किंग मेमोरी के तौर पे काम करती है। तो इसका कोई भी सेल या खाना जिसमें हम कोई कीमत रख सकें और वो कीमत बार बार बदली भी जा सके और उस सेल या खाने को हम कोई नाम दे लें तो वो वेरिएबल कहलाएगा। और इसमें हम अपने रिजल्ट्स भी रख सकते हैं, इसमें इनपुट करवा के भी चीज़ें रख सकते हैं और ये जो वेरिएबल होगा या ये जो मेमोरी सेल होगा इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे किसी वेरिएबल की तीन जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन, उसका नाम होता है जो कि किसी भी मेमोरी सेल को रिप्रेजेंट करता है, और फिर उसका एड्रेस होता है यानी रैम का प्रॉपर उस सेल का एड्रेस या वेरिएबल का एड्रेस, और तीसरी चीज उसके अंदर जो कीमत रखी गई है जिसको हम बार बार बदल भी सकते हैं, इसीलिए तो वो वेरिएबल कहलाता है। उसको कंटेंट्स ऑफ दैट वेरिएबल कहते हैं। इसको आप ये वाली जो स्लाइड है इसमें आप देखें, इस कंसेप्ट डायग्राम में आपको रैम का एक खाना दिखाया गया है जिसमें जो सबसे ऊपर ये 0 मल्टीप्लाइड बाय FF02, ये बेसिकली हेक्साडेसिमल में आप देख भी रहे हैं, मैंने इसको लेबल किया है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ये बेसिकली एक वेरिएबल का एड्रेस है। MARKS मार्क्स के जो है ये इसका नाम है, नेम ऑफ द वेरिएबल, और इसके अंदर 10 जो कीमत रखी गई है ये इसके कंटेंट्स हैं। तो तीन चीजें जो है वो वेरिएबल से जो जुड़ी हुई हैं वो तीनों आपको इस कॉन्सेप्ट डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है। सबसे ऊपर उसका एड्रेस है जिसको लेबल किया है मैंने, इसके बाद नीचे मार्क्स है, नेम ऑफ दैट वेरिएबल, और उसके बाद फिर नीचे 10 जो लिखा गया है ये कीमत है, कंटेंट्स ऑफ दैट वेरिएबल। अब फिर C++ और C में वेरिएबल को का नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। ये तकरीबन वही हैं जो आइडेंटिफायर को नाम रखने के रूल्स हैं। मैं एक बार आपके लिए दोहरा देता हूँ। वेरिएबल के नाम के अंदर लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर शामिल किया जा सकता है। पहला करैक्टर किसी भी वेरिएबल के नाम का हमेशा लेटर या अंडरस्कोर होना चाहिए। आपको वेरिएबल का नाम रखते वक्त लोअर केस या अपर केस दोनों की इजाजत होती है या मिक्स करके भी रख सकते हैं। इसी तरह से वेरिएबल का नाम रखते वक्त आप रिजर्व वर्ड्स को या कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। फिर इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए नाम की, इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टोटल 31 तक इसकी लिमिट है। उसके बाद ये याद रखना चाहिए कि एक डाटा टाइप का जो वेरिएबल होगा उसका नाम जो है वो एक ही बार यूज हो सकता है, वो नाम दूसरी बार यूज नहीं हो सकता। तो C++ में हम जब वेरिएबल्स जो हैं उनको यूज करते हैं तो इस अमल को डिक्लेरेशन कहा जाता है। बुनियादी तौर पे किसी भी वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप जो है ये कंपाइलर को बताना, ये डिक्लेरेशन कहलाता है। जैसे आप देखें एग्जांपल्स में आपको देख रहे हैं कि इंटीजर टाइप है, INT इंट से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और मार्क्स इसका नाम है और सेमीकोलन से टर्मिनेट किया गया है स्टेटमेंट को। उसके बाद नीचे एक डबल डाटा टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम सैलरी है, उसके नीचे एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम परसेंटेज है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके बाद डिक्लेरेशन के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जिसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। बुनियादी तौर पे डिक्लेरेशन में तो हमने बुनियादी तौर पे कंपाइलर को बता दिया कि रैम का फलां जो सेल है इसको हमारे लिए जो है वो अलॉट कर दो, तो उसमें अभी कोई कीमत नहीं हमने रखी थी।
लेकिन इनिशियलाइजेशन में ये होता है कि आप साथ-साथ ऐलान भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उसके अंदर कीमत भी रख रहे होते हैं। जैसे ये वाला देखें इंट मार्क्स, यहाँ पर हमने कंपाइलर को बताया कि मार्क्स हमारा एक वेरिएबल होगा और साथ ही हमने उसको इक्वल टू के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ 78 वैल्यू असाइन भी कर दी। Now this line serves as declaration plus initialization of a variable called marks with data type int. इसी तरह से डबल डाटा टाइप का एक सैलरी वेरिएबल हमने डिक्लेयर भी किया है, साथ ही साथ इसको इनिशियलाइज कर दिया है 15,758.23 के साथ। इसी तरह से फ्लोट के नाम से फ्लोट परसेंटेज यानी फ्लोट डाटा टाइप का एक परसेंटेज वेरिएबल वो हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है 83.839 से। तो ये है कि आपकी मर्जी है कि आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी उसी वक्त कर सकते हैं और डिक्लेयर भी कर सकते हैं। अब आ जाता है जी डाटा जो होगा हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा स्टोर होगा उसकी कितनी किस्में होंगी। तो बुनियादी तौर पे जितनी भी किस्में होती हैं ये हमें ये बताती हैं कि आप उस जो डाटा है उस पर कितनी किस्म के ऑपरेशंस कर सकते हैं। और सी प्लस प्लस में बुनियादी तौर पे दो तरह की डाटा टाइप्स हैं, एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हैं जो पहले से डिफाइन शुदा हैं इस लैंग्वेज में, और एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं जो कि आपको अलाउ करती है ये लैंग्वेज कि आप भी अपनी मर्जी की डाटा टाइप्स इसमें रख सकते हैं। अब आप देखें इस टेबल में डाटा टाइप्स हैं, इनका नंबर ऑफ बाइट्स के हिसाब से साइज है और इसकी रेंज दी गई है। इंट का 2 बाइट साइज है और रेंज आप देख सकते हैं। शॉर्ट का भी 2 बाइट्स है और इसकी रेंज देख सकते हैं। अनसाइन इंट का 2 बाइट्स है, चूंकि इसमें साइन नहीं है तो इसकी रेंज 0 से शुरू होती है। इसी तरह लॉन्ग के अंदर आप देखें ये 4 बाइट्स लेता है, इसकी रेंज काफी ज्यादा है। और अनसाइन लॉन्ग में साइन निकाल दें तो फिर इसकी रेंज और बढ़ जाती है, लेकिन इसमें से साइन निकल जाता है। इसी तरह से फ्लोट का साइज जो है वो 4 बाइट्स का है और इसकी रेंज आप देख सकते हैं। डबल जो है इसका साइज 8 बाइट्स का है और इसकी रेंज आप देख सकते हैं। और इसी तरह से लॉन्ग डबल जो है ये सबसे बड़ी डाटा टाइप्स है इन टर्म्स ऑफ रेंज एंड मेमोरी। मेमोरी ये 10 बाइट्स की लेती है और इसकी रेंज भी सबसे ज्यादा है। जबकि CHAR 4 यानी कैरेक्टर डाटा टाइप जो है ये 1 बाइट लेती है और इसमें एक ही कैरेक्टर समा सकता है। अब आ जाते हैं हम वेरिएबल के बाद कॉन्स्टेंट्स पे। ये भी आपने लिटरेचर में जो मैथ है और दूसरी जो स्टैट वगैरह की आपने पढ़े हुए हैं चैप्टर्स, आपके प्रीवियस नॉलेज में से मैं रेफर कर रहा हूँ। कॉन्स्टेंट्स बेसिकली ऐसी मिकदार होती है जिसकी कीमत कभी नहीं बदलती। और याद रखें कॉन्स्टेंट्स जो होंगे ये भी बुनियादी तौर पे मेमोरी का सेल ही होगा, लेकिन इसमें हमने बाइंडिंग कर दी है कि इसके कंटेंट्स चेंज नहीं किए जा सकते। ये हमने जो है सी और सी प्लस प्लस में जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो हर तरह के हो सकते हैं। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, फ्लोट डबल जितनी भी डाटा टाइप्स हैं उनके कॉन्स्टेंट्स आप डिफाइन तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत जो है इस पे CONST कॉस्ट का जो कीवर्ड है ये इस पे चेक रखता है कि वो मेमोरी का जो सेल होगा जिसको हमने कॉस्ट डिक्लेयर कर दिया वो बेसिकली उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब डियर स्टूडेंट्स आ जाता है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। बुनियादी तौर पे अरिथमेटिक अंडरफ्लो तब होता है जब हम बहुत छोटे नंबर को जो कि किसी भी डाटा टाइप की रेंज से नीचे है उसको हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त अरिथमेटिक अंडरफ्लो अकर होता है। और इसके कन्वर्स जो है वो अरिथमेटिक ओवरफ्लो है। जो आप बहुत बड़े नंबर जो किसी भी रेंज से किसी भी वेरिएबल की रेंज से अबव हो जाए उसको आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करें तो फिर ओवरफ्लो अकर होता है। इसी तरह से कैंसलेशन एरर जो है ये कब अकर होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी क्रूशियल है कि जब आप बहुत बड़े नंबर को किसी बहुत छोटे नंबर के साथ मैनिपुलेट करते हैं या प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या उसका कोई भी ऑपरेशन उसके साथ करने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बड़ा नंबर होता है हो सकता है कि वो छोटे नंबर को कैंसल आउट कर दे और रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे रॉन्ग हो जाएं। मिसाल देखें आप नीचे 97 1970.0 और इसके साथ दूसरा वेरिएबल है 0.0000001243। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट हो सकता है कुछ इस तरह का हो 1970.0000000000। अब इसमें से जो 1243 था ये कैंसल आउट हो गया। तो इस तरह की जो हमारे पास मैनिपुलेशन होती है इसको हम कैंसलेशन एरर कहते हैं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, ये आप इसको साइंसी तरकीब के नाम से जानते हैं।
इसमें क्या होता है कि साइंसी तरकीब में या साइंटिफिक नोटेशन में जो आपका नंबर लिखा होता है, उसमें उसको जैसे 6.4 इंटू 10 पावर 14 है, इसमें से जो हमारा इसमें से एक हिस्सा हमारा मैंटिसा होता है और एक हमारा एक्सपोनेंट होता है। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट साइड पे है 6.4, इसको मैंटिसा कहेंगे और 10 की जो ताकत होगी इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे और इसको सी प्लस प्लस में हम -6.4 और ई जो है इट रिप्रेजेंट्स 10 पावर। तो ये 10 की पावर 14 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। उसके बाद रेंज एंड प्रिसीजन है। आप साइंसी तरकीब में बुनियादी तौर पे जब किसी भी डिजिट को लिखते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो डेसिमल प्लेस के बाद होते हैं, ये इसकी जो है रेंज कहलाती है और एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो उसकी प्रिसीजन कहलाती है। ये भी दो डेफिनेशंस हैं। जैसे हमारे पास 6.589404, इसमें 6 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो इसकी रेंज 6 है और 10 की ताकत तो जो कि 14 है, तो इसकी प्रिसीजन 14 है। तो लिटरल डाटा बेसिकली हमारे पास वही होता है जो किसी भी डेटा टाइप में कांस्टेंट के तौर पे काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। आज हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, कैंसलेशन एरर और हमारा रेंज और प्रिसीजन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन और लिटरल डाटा को हमने एक्सप्लोर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।